नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आर ओ 2023 का जो एग्ज़ाम है उसमें संभावित जो प्रश्न हैं बन सकते हैं उसको मैंने लिया है। इसमें आपके सभी टॉपिक रहेंगे, जैसे इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, जितने सब है टॉपिक उससे सभी सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसको लिया है। जो एक क्वेश्चन है ये सब सम का जो समसामयिकी क्रॉनिकल की मैगजीन आती है उसमें एक पेज मतलब 2 पेज में इसमें दिया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया है यूपीपीसीएस सामान्य अध्ययन विषय सामग्री 2। ठीक, यहीं से मैंने इसको लिया है। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं बता दूं आपको कि मैं आर ओ का प्लेलिस्ट बनाया हूं अपने चैनल पे, और जितने दे आईएएस हो गए, दृष्टि हो गए, पीसीएस मंत्रा हो गए, उन सभी की जितने टेस्ट सीरीज मार्केट में आए हैं मैं उनको धीरे धीरे करवाता चल रहा हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में उस सभी वीडियो को आप लोग देख सकें। यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। ये आपका दिया कि यह विशेष खंड उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आर ओ के प्रारंभिक परीक्षा के लिए समर्पित है। ठीक, ये विशेष श्रृंखला है आपका। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए मतलब महत्वपूर्ण है, जो भी कह सकते हैं आप लोग। मैगजीन में दिया था तो मैंने वहीं से लिया है ताकि आप लोग से छूट ना जाए। आइए शुरू करते हैं। पहला दिया है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक बृहद साम्राज्य की जुड़वा राजधानी की संज्ञा किसने दी है? तो किसने दी है? तो पिकगेट ने दी है। क्या दिया इसमें कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक बृहद साम्राज्य की जुड़वा राजधानी तो किसने दिया है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पिकगेट ने दिया था। नेक्स्ट है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पूरा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? तो आप बताएंगे राखीगढ़ी। कौन सा? तो राखीगढ़ी। इसकी खोज, जो राखीगढ़ी की खोज हुई थी 1963 में हुआ था। कब? 1963 में। कहाँ पे है ये आपका? तो हरियाणा। कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है। ठीक, हरियाणा में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण आर्यों का आक्रमण मानने वाले प्रमुख इतिहासकार कौन है? मतलब जो हड़प्पा का पतन हुआ था तो इसमें कौन से ऐसे लेखक थे, मतलब विद्वान थे, इतिहासकार, जो आर्यों के आक्रमण मानने वाले थे कि आर्यों के द्वारा मतलब आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो कौन कौन ऐसे इतिहासकार थे? तो कौन थे? व्हीलर थे। कौन थे? आपके व्हीलर थे, चाइल्ड थे, पिंडोड है, व्हीलर भी है। ये तीनों आपके क्या है? तो आर्यों के आक्रमण से मतलब पतन होने का कारण बताया था। ठीक, नेक्स्ट दिया है आपका, किस भारतीय इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन को माना है? ऊपर क्या दिया था? ऊपर आपका था आर्यों के आक्रमण के द्वारा, लेकिन नीचे दिया है आपका जलवायु परिवर्तन कारण। तो इसका कौन दिए थे? तो अमलानंद घोष दिए थे। कौन? अमलानंद घोष। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आर्यों के आक्रमण से पतन जो हुआ था उसके इतिहासकार कौन थे, और जलवायु परिवर्तन को मानने वाले कौन इतिहासकार थे। ठीक, नेक्स्ट दिया है आलमगीरपुर, हुलास, मांडी तथा सोठी में से कौन सा हड़प्पा कालीन पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें से बताना है कि इन चारों में से कौन आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर तो आपका कहाँ पे? तो मेरठ में है। कहाँ पे? मेरठ में। यदि कभी पूछ दे कि आलमगीरपुर किस नदी किनारे है, तो कहाँ पे है? तो यमुना। कहाँ पे? यमुना नदी के तट पे है। उल्लास भी आपका यूपी में है। कहाँ पड़ता है? तो ये सहारनपुर में। सहारनपुर में आपका उल्लास पड़ता है। मांडी भी आपका यूपी में है, और सोठी भी। इसका मतलब ये जितने हैं चारों, आलमगीरपुर, हुलास, मांडी, सोठी, ये सभी आपके कहाँ पे हैं? तो यूपी में ही हैं। तो क्या दिएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? देखिए, जो गाथा सप्तशती है इसका एक और नाम है, इसको गाहा सतसई के नाम से भी जानते हैं। गाहा सतसई के नाम से जानते हैं। जो इसकी भाषा थी वो कैसी थी? प्राकृत भाषा थी इसकी। इसमें जो प्रयुक्त छंद था उसका नाम ही था क्या? गाथा था। जिसमें छंद का प्रयोग किया गया था उसका नाम ही गाथा था। ठीक, अब पूछा कि इसकी रचयिता कौन है, तो रचयिता कौन है? हॉल। कौन है? हॉल। एक और नाम से जानते हैं इनको, शालिवाहन।
वाहन। यदि ऑप्शन में दोनों हॉल दिया रहेगा तो ये भी सही मार सकते हैं, और शालिवाहन दिया रहेगा तो दोनों आपका सही है। नेक्स्ट, देवपाड़ा अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है? कौन सा? तो देवपाड़ा। देवपाड़ा आपका सेन राजवंश से। कौन? सेन राजवंश। सेन राजवंश कहाँ, मतलब कहाँ के थे? तो ये सभी जितने थे बंगाल के सेन राजाओं की स्तुति करने वाला पत्थर का ये अभिलेख है आपका। जो देवपाड़ा है पश्चिम मतलब बंगाल में एक यही सेन राजवंश वहाँ पे मतलब स्थापित किए थे अपने साम्राज्य को, और अपनी स्तुति को इस पत्थर पे अभिलेख करवाए थे। तो इसका नाम क्या था? तो देवपाड़ा। ठीक। एक क्वेश्चन पूछता है कि सेन वंश का महान शासक कौन था? सेन वंश का जो महान शासक था उसका नाम आप लोग याद रखिए, विजय सेन। ठीक, विजय सेन आपका महान शासक था सेन राजवंश का। नेक्स्ट, मंदसौर अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यशोवर्मन से संबंधित है आपका मंदसौर अभिलेख। अशोक के किस अभिलेख में संगम राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो शिलालेख सेकेंड और थर्ड में। किसमें? तो सेकेंड में और थर्ड में। क्या है? संगम राज्यों का उल्लेख। संगम राज्यों का उल्लेख आपका सेकेंड और थर्ड में मिलता है। किस ग्रंथ में मौर्यकालीन समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने की जानकारी मिलती है? जो मौर्य काल के समाज थी 7 वर्गों में विभाजित किया गया था, वो किस में मिलता है? पहली बात तो कौन कौन थे 7? तो पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा आपका चरवाहा, चौथा हो जाएगा आपका व्यापारी, फिर योद्धा, फिर उसका हो जाएगा पर्यवेक्षक है, उसके बाद पार्षद। ये आपके 7 हैं। कौन कौन? तो दार्शनिक हो गए, किसान हो गया, चरवाहा, व्यापारी, योद्धा, पर्यवेक्षक और पार्षद। ये 7 तो क्या है? वर्ग में बांटा गए थे। इनका जो उल्लेख जानकारी मिलता है, जो मेगास्थनीज की इंडिका थी वहाँ से इन सभी वर्गों का जानकारी मिलता है। नेक्स्ट दिया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सप्तांग में सम्मिलित 7 अंग कौन से हैं? किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सप्तांग, एक सप्तांग था जिसमें 7 अंग थे। तो कौन कौन थे? तो स्वामी पहला, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठवां दंड या बल, दंड बल एक ही है, और 7वां आपका मित्र। तो कौन कौन हो जाएगा? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या बल, मित्र। ये सप्तांग आपके थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन? उदयन की थी। उदयन। कौन? उदयन। 16 महाजनपद का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? तो किन ग्रंथों में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र। किन किन ग्रंथों में? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है आपका, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? जो सिमुक था किस वंश का संस्थापक था? तो किस वंश का था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक। नेक्स्ट, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? कनिष्क को कौन जनरल था जो हराया था? तो पान चाऊ। कौन? पान चाऊ चीनी जनरल था। नेक्स्ट देखते हैं, बलबन द्वारा स्थापित दीवान ए विजारत एवं दीवान ए अर्ज का संबंध किससे है? दीवान ए विजारत और दीवान ए अर्ज। जो दीवान ए अर्ज है आपका वित्त विभाग से संबंधित है। किससे? वित्त विभाग से। और दीवान ए अर्ज ये आपका सैन्य विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट, दीवान ए मुस्तक राज। क्या? दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना किसने की एवं यह किससे संबंधित है? जो दीवान ए मुस्तक है आपका राजस्व विभाग से संबंधित है। राजस्व विभाग से। और किससे संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है, दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने सांसगानी सिक्के चलाया था? तो कौन था दिल्ली का सुल्तान? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था अपने शासन में सांसगानी सिक्के चलवाए थे।
नेक्स्ट, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना आपका खिज़्र खान ने किया था। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो कौन किया था? सिकंदर लोदी किया था। भारत में गुंबद स्थापत्य के जनक माने जाते हैं, किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। मालवा में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने मालवा में जहाज महल का निर्माण करवाया। विजयनगर के राजवंशों सालू, तुलु, संगम, अरविडु को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। अब इसमें दिया है कि ये चारों सालू, तुलु, संगम और अराविडु को कालक्रम में, ये जितने राजवंश है ये विजयनगर से संबंधित है, इनको क्रम में रखना है। अब देखते हैं संगम, जो पहले संगम आएगा, फिर सालू आएगा, फिर तुलु और अरविड। जो संगम का कार्यकाल था, इसका कार्यकाल आपका 1336 से लेकर 1485 तक होता है। संगम वंश का 1336 से लेकर 1485 तक इसका कार्यकाल आता है। वहीं सालू वंश का बात करें तो इसका 1485 से लेकर 1505 तक, सालू वंश का 1485 से लेकर 1505 तक रहता है। नेक्स्ट दिया तुलु, तुलु का राजवंश था आपका 1491 से लेकर 1570 तक, 1491 से लेकर 1570 तक रहता है। अराविडु, अराविडु का आपका हो जाएगा 1542 से लेकर 1646 तक। इसको आप लोग क्रम नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में मैचिंग करने के लिए देता है तो बहुत लोगों को डाउट होता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। संगम वंश का 1336 से लेकर 1485 तक, सालू वंश का 1485 से लेकर 1505 तक, तुलु वंश का 1491 से लेकर 1570 तक और अराविडु वंश का 1542 से लेकर 1646 तक। ठीक, इसको नोट कर लीजिए और 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट दिया है, यदि इस वीडियो की क्वालिटी आप लोग को अच्छे से नहीं दिख रही है तो यूट्यूब में जाकर इसकी क्वालिटी को बढ़ाकर 360 कर लेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले जितने एग्जाम है, यूपी पुलिस हो गया और अभी तो आर को जितने टेस्ट सीरीज हैं कोचिंग के मैं इस पर करा ही रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट दिया है, आंध्र कवि पितामह के नाम से प्रसिद्ध हैं, किस नाम से? आंध्र कवि पितामह के नाम से प्रसिद्ध है, कौन है? तो अलाशानी पोदन्ना। कौन? पोदन्ना। अलाशानी पोदन्ना आपके आंध्र कवि पितामह के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब देखते हैं आधुनिक भारत के जो क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी? तो कहाँ प्रारंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ पे और कहाँ पे? तो 12 महल जिले, मद्रास में एक 12 महल जिला था, वहाँ पे इसको प्रारंभ किए थे। कब किए थे? तो 1792 में। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था का मद्रास प्रेसिडेंसी 12 महल के जिले में किया गया था। इसको लाया कौन था? तो थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। ठीक, इसका पिता कहा जाता है, रैयतवाड़ी का पिता किससे कहा जाता है? तो थॉमस मुनरो को। नेक्स्ट, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो 1839 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। यह कंपनी 5 लाख रुपये की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। जो कंपनी चाय की थी वो कहाँ पे स्थापना की गई थी? तो इंग्लैंड में की थी। असम में तो इसका ब्रांच था मतलब, तथा नाजिरा, असम एक नाजिरा स्थान है, नाजिरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। अभी भी आज भी वर्तमान में द असम कंपनी है वहाँ पे, जो सब भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जो वर्तमान में भी अभी तक कार्यरत है वो। ठीक, तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1839 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सिंचाई का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहब ए आलम बहादुर का किताब दिया? तो किसे दिया? तो बख्त खान को। कौन सी किताब? साहब ए आलम बहादुर का किताब। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, पाबना विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह एवं कोल विद्रोह को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। इन सभी को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन हो जाएगा आपका? सन्यासी। सन्यासी विद्रोह कब से चला था? तो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला गया था। कोल विद्रोह आपका
1831 से लेकर 32 तक चला था। पाबना विद्रोह 1773 से लेकर 76 तक चलाया गया था। दक्कन किसान विद्रोह आपका 1875 में। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, खोखा आंदोलन को संगठित किसने किया? किसने किया? तो धार्मिक आंदोलन के रूप में खोखा आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने। यदि पूछ देगा खोखा आंदोलन की शुरुआत धार्मिक आंदोलन के रूप में किसने किया था, तो भगत जवाहर मल ने किया था। परंतु राजनीतिक आंदोलन के रूप में पूछ देगा तो राम सिंह। ठीक, इसमें दो याद रखिएगा, राम सिंह का नाम जो है आपका राजनीतिक आंदोलन के रूप में जुड़ा है और भगत जवाहर मल का नाम आपका धार्मिक आंदोलन से। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व आपके सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव ने किया था। ठीक, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम को सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट, कैंपबेल आयोग, लायल आयोग, स्ट्रेची आयोग और मैकडॉनल्ड आयोग को कालक्रम में स्थापित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आर में, जो ऐसे क्वेश्चन हैं मैचिंग करने वाले जो फैक्चुअल होते हैं वो जरूर कम से कम 10 पूछ ही लेते हैं, तो आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। पहला दिया है कैंपबेल आयोग कब आया था? तो 1866-67 में, स्ट्रेची आयोग 1880 में, लायल आयोग 1897 में, 98 मतलब 1897-98 में आया था, और मैकडॉनल्ड आयोग 1900 और या 1901 में मान सकते हैं। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, एटकिंस्टन आयोग, स्टिंगस्टन आयोग, ली आयोग और सेंट हर्स्ट आयोग में कौन सिविल सेवा से संबंधित नहीं है? इसमें पूछा कौन सा सिविल सेवा से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये आपका भी सिविल सेवा से, ये भी आपका सिविल सेवा से, और ली आयोग तो सिविल सेवा से है ही, लेकिन जो सेंट हर्स्ट है वो आपका सैन्य सुधार से संबंधित है। ठीक, तो ये आपका नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंड शॉट, जो आपका सैन्य सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट, 1902 के पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1902 में पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम पुलिस आयोग का जो बनाया गया था वो 1902 में ही बनाया गया था। कब? 1902 में ही। उस समय सर्वप्रथम किसको अध्यक्ष बनाया गया? तो एंड्रयू फ्रेजर को। किसको? एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया था, फ्रेजर को। वर्तमान में यूपी के नए पुलिस महानिदेशक कौन है? डीजीपी कौन है? तो मुकुल गोयल है। कौन है? मुकुल गोयल। नेक्स्ट है, किस भारतीय द्वारा समाचार प्रकाशित किया गया प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र? किस भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया जो प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो हिंदू पैट्रियाट। क्या नाम था? हिंदू पैट्रियाट। 1853 में किसके द्वारा? तो गिरीश चंद्र घोष के द्वारा आपका हिंदू पैट्रियाट मतलब समाचार पत्र का प्रकाशित किया गया था। महात्मा गांधी ने इंडिया ओपिनियन समाचार पत्र कहाँ से शुरू किया था? जो इंडियन ओपिनियन है समाचार पत्र, उसकी शुरुआत कहाँ पे किए थे? तो दक्षिण भारत में किए थे, 1903 में किए थे। कलकत्ता के अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? तो पी मित्रा, जितेंद्रनाथ मुखर्जी, वीरेंद्र कुमार घोष, ये तीनों। पी मित्र, जतेंद्रनाथ मुखर्जी, वीरेंद्र कुमार घोष, ये आपका अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? कब और किसने की? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में होता है। कहाँ पे? तो कानपुर में होता है। कौन कौन थे? सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एवं जोगेंद्र चंद्र चटर्जी। ठीक, नेक्स्ट, राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति के शासनादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? तो कहाँ से है? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम के से प्रेरित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दिया है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। संविधान के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण
की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संघवाद की पद्धति किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से प्रेरित है? कनाडा से। भारत के मानववादी से संबंधित उपबंध संबंधित के किस भाग में है? तो भाग 5 के आर्टिकल 1976 में दिया है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 108 में। ठीक, क्या है? संयुक्त बैठक दोनों सदनों की। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 239 के क या ए भी बोल सकते हैं, 239 के क में। उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो उच्च न्यायालय की तो अनुच्छेद 226 में, 226 के तहत। एहोलोवाद किस अनुसूची से संबंधित है? एहोलोवाद 2017 किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना का। और इसी क्वेश्चन में पूछ देगा डॉक्टर अम्बेडकर ने किस भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? तो किसे कहा था? जो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको आत्मा और हृदय माना था संविधान का। नेक्स्ट आपका है भूगोल। मौसम बदलने के प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण तथा अपने अक्ष पर झुकाव होने के कारण मौसम में चेंज देखा जाता है। सौरमंडल के किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो किसके हैं? शनि के। कितने? तो 146 इसके उपग्रह हैं, 146। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितना है? तो कितना है? 3.85 लाख किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो किसके बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने अक्ष देशांतर पर स्थित है? तो कितने अक्ष देशांतर पर स्थित है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? तो 180 देशांतर रेखा पर स्थित है। बहामास, मारिटानिया, ईरान और मिस्र में कौन कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? नहीं पूछा है। तो बहामास है, मारिटानिया है, मिस्र है, लेकिन जो ईरान है आपका कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों दिन आपके दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग होता है? तो यूरेनियम डेटिंग का। किसका? यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो 4.6 अरब वर्ष पहले। कितना अरब दिया है? 4.6 अरब वर्ष पहले। माउंट किनाबलू किस देश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो मलेशिया में स्थित है। भूकंप के परिणाम तथा तीव्रता का मापन क्रमशः किस पैमाने पर किया जाता है? देखिए, परिणाम अलग है, तीव्रता अलग है। तो परिणाम जो आपका रिएक्टर से, और जो तीव्रता है किससे? मार्केली से। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सेरेनगेटी मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। कैंटाब्रियन पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का खनिज भंडार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो पैटागोनिया पठार को खनिज भंडार कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका का। टेलीग्राफ पठार कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अंटार्कटिका महासागर। भूगोल के जितने क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। खास तौर से जो पठार दिया है ये सब इसको नोट जरूर कर लीजिए। अब भारत का भूगोल। प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में आपका प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था। कयाल क्या है? कयाल आपका मलाबार तट पर पाए जाने वाला एक लैंगून प्रजाति है। सिंधु घाटी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? तो बोखरचू ग्लेशियर से होता है। चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे तक आपका हिमालय है, यहाँ से लेकर नीचे तक। तो पहले कौन आएगा? तो पहले आपका चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। ठीक, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आपका उत्तर से दक्षिण है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। कहाँ पे? तो रिहंद नदी पर है।
पूर्वी घाट पर स्थित कौन सी झील दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? कौन सी पूर्वी घाट? तो पुलिकट झील, पुलिकट झील किसके किस किस राज्यों के बीच? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, तिलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस मिट्टी का निर्माण बसाल्ट लावा के अपरदन से होता है? तो काली मिट्टी के अपरदन से होता है। धान, गेहूं, अरहर एवं चना में खरीफ की फसल कौन नहीं है? नहीं पूछा है। तो आपका धान है, गन्ना है, अरहर है, लेकिन जो चना है वो आपका रबी की फसल है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका दिया है कि भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को आपका भारत का कटोरा कहा, अरे चावल का कटोरा कहा जाता है। द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम एस रांधवा जी। भारत में खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सेल समूह कौन सा है? तो धारवाड़ समूह है। कौन सा? धारवाड़ समूह है। भारत में बॉक्साइट की सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। कर्नाटक में स्थित बाबा बुदन बेल्लारी एवं केंद्रमुख किससे उत्पादन से संबंधित है? तो लो अयस्क, वहाँ लो अयस्क का खदान है। कहाँ पे? ये सभी आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट है आपका खेतरी ताम्र क्षेत्र स्थित है। खेतरी, ये भी आपका राजस्थान में स्थित है। ताम्र क्षेत्र स्थित है। खेतरी याद रखिए। खेतरी कहाँ से? तो राजस्थान से। नेक्स्ट दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं। हाउ टू पे फॉर द वार तथा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो जे एम कीन्स। कौन? जे एम कीन्स है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? तो मारिस एवं मॉरिस ने। बस एक याद रखिए, मॉरिस ने किया था जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक के 6 संकेतक कौन कौन है? तो पहला आपका प्रति व्यक्ति जीडीपी, दूसरा जीवन प्रत्याशा, दूसरा उदारता, चौथा सामाजिक सपोर्ट और पांचवा भ्रष्टाचार और छठा कौन सा है? चुनाव का स्वतंत्रता। ये तीनों छह क्या है? संकेतक हैं विश्व प्रसन्नता सूचकांक के। द्वितीय एवं तृतीय वार्षिक योजना के मॉडल कौन कौन से हैं? तो द्वितीय के आपके हो जाएंगे महालनोबिस मॉडल हैं और तृतीय के सुखमय चक्रवर्ती मॉडल हैं। तो द्वितीय के हो जाएंगे महालनोबिस और तृतीय के सुखमय चक्रवर्ती मॉडल हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास समिति नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो नियोगी समिति 1952 में की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय विकास समिति की। नेक्स्ट है लॉरेंस वक्र एवं गिनी गुणांक प्रयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो आर्थिक असमानता के मापन के लिए लॉरेंस वक्र एवं गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ था? तो मई 2007 में मिशन शुरू हुआ था। और अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2013 में पारित हुआ था। मनरेगा, अनुत्तम अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, स्टार्टअप इंडिया का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन हो जाएगा पहले? तो पहले आपका अंत्योदय अन्न योजना कब आई थी? तो 2000 में आई थी। उसके बाद मनरेगा आता है 2008 में आता है। फिर स्टार्टअप इंडिया आपका 2016 में आता है और पीएम किसान संपदा योजना 2017 में आता है। ये योजना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसके दांतेवाड़ा समिति से मतलब सिफारिश की गई थी। दांतेवाड़ा समिति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना कब की गई? तो नाफेड तो 1958 में मुंबई एवं नई दिल्ली में की गई थी। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर। ठीक, आगे दिया है भारत में विशेष आर्थिक जोन की शुरुआत हुई थी। विशेष आर्थिक जोन की तो 2000 में शुरू हुई थी। फेमा अधिनियम मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम को बोलते हैं फेमा, कि कब लाया गया था? तो 1999 में लाया गया था। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से प्रश्न लिए गए हैं।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था? तो 1986 में इसको पारित किया गया था। किसको? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को। वर्ष 1987 में धारणी विकास से संबंधित प्रतिवेदन किस नाम से प्रस्तुत किया गया? धारणी विकास। धारणी विकास क्या होता है? तो धारणी विकास का जो आशय है सभी की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने और सभी को अपने बेहतर जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ति के अवसर इस प्रकार प्रदान करना है कि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े। ठीक, इसको बोलते हैं धारणी विकास। तो किस नाम से प्रस्तुत है आपका? आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से क्या है? प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, रियो पृथ्वी सम्मेलन, ब्रॉडलैंड आयोग रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तथा लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले आएगा लिमिट टू ग्रोथ, कब हुआ था? 1972 में। फिर ब्रॉडलैंड आयोग 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1989 में। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। ये तो आपका सबको याद ही होगा, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। तो पहले आपका आता है लिमिट टू ग्रोथ, फिर ब्रॉडलैंड आयोग, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर रियो पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट, हीलियम, रेडान, आर्गन, नियान में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी नहीं पाई जाती है? हीलियम तो पाया जाता है, आर्गन भी, नियान भी, लेकिन जो रेडान है ये आपका वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वाट। द फ्यूचर वी वाट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था का स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी? तो 1998 में हुआ था, नागपुर में, महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे? नागपुर में। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं कौन है? तो मसानोबु फुकुका। मसानोबु फुकुका। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग। इसके लेखक आपके रेचल कार्सन है, रेचल कार्सन जी हैं। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो W.M. एडम्स। कौन है? ग्रीन डेवलपमेंट के आपके लेखक हैं W.M. एडम्स। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक होते हैं, तो कौन से होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। अब आता है भौतिक विज्ञान के प्रश्न। भौतिक विज्ञान में क्या दिया? पहला क्वेश्चन, पहला दिया है कि मीटर, एम्पियर, जूल तथा पास्कल में मूलभूत इकाई है। तो मूलभूत कौन कौन है? तो मीटर है आपका और एम्पियर है। नेक्स्ट दिया है मौत के कुएं में जो मोटर साइकिल का चलना किस बल का कारण होता है? तो अभिकेंद्री बल का कारण होता है। दूध से मलाई को अलग करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण पर स्थित है, अपकेंद्रण पे। दूध से मलाई को अलग करना, अपकेंद्रण। एनीमोमीटर प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर, तो वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। कंबल को अचानक झटकने पर धूल का बाहर निकलने का क्या कारण है? तो जड़त्व का कारण है। नेक्स्ट दिया है केपरल के सिद्धांत संबंधित है, तो ग्रहों की गति से। मैं बता दूं आप सभी को, एक मिनट, जो खगोल विज्ञान में केपलर जो है वो ग्रही गति के 3 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम है? ध्यान सुन लीजिए। पहला दिया था कि सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्तीय होती है। कैसी होती है? तो दीर्घवृत्तीकार होता है। दूसरा होता है कि सूर्य इस कक्षा में नाभिक पर फोकस होता है, मतलब नाभिक पर होता है। कौन? सूर्य। और अगला दिया था लास्ट कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक, ये 3 इन्होंने नियम दिया था ग्रहों के बारे में, मतलब ग्रह की गति के। नेक्स्ट है सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? तो कोई मात्रक नहीं होता। जो सापेक्षिक घनत्व है इसका मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर एवं लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्प्लावन के सिद्धांत पर काम करता है। मैक नंबर किसके मापन में से संबंधित है? तो गति के मैक नंबर। आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एच परमाणु के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो नील्स बोर ने किया था। एच परमाणु के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन नील्स बोर ने किया था। गोबर गैस प्लांट का आविष्कार किसने किया था? तो A.V. देसाई। कौन? देसाई ने किया था। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक थे। किसके? क्वांटम सिद्धांत के, मैक्स प्लांक। न्यूक्लियर रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पे कार्य करता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो विलियम
रोजटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री से। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला 5 शीर्ष तत्वों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले पे कौन आएगा? ऑक्सीजन, जिसके 46.6% है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, उसके बाद कैल्शियम। पहले कौन आएगा? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम आपके घटते क्रम में जो सर्वाधिक भूपर्पटी पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे दिया कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों की घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले पे कौन है? ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक। नेक्स्ट, बेकिलाइट, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन एवं पुलरीन में कौन बहुलक नहीं है? बहुलक पूछा है, तो कौन बहुलक नहीं है? तो पुलरीन कार्बन का अपरूप है। मतलब देखिए, बेकेलाइट क्या है? बहुलक है। पॉलीथीन क्या है? ये भी आपका बहुलक है। पॉलीस्टाइरीन ये भी आपका बहुलक है। लेकिन जो फुलरीन है ये आपका बहुलक नहीं है, तो क्या है? अपर रूप है। क्या है? अपर रूप है। नेक्स्ट है आपका बेकेलाइट किसका बहुलक है? जो बेकेलाइट है किसका बहुलक है? तो फिनाल का है। किसका? फिनाल का बहुलक है। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मेथेन है। CH4 इसका फार्मूला होता है मेथेन का। शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है किसको? ठोस, CO2। शुष्क बर्फ को ठोस के नाम से जानते हैं। जेना, फ्लंट, क्रुक्स तथा फ्लंट कांच में सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कांच है? तो जेना कांच। जेना कांच आपका गुणवत्ता वाला कांच है। फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विद्युत बल्ब, कैमरा, दूरदर्शी लेंस के बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। सीमेंट किसका मिश्रण होता है? तो सीमेंट आपका कैल्शियम सिलिकेट एवं एल्युमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। डायनामाइट का रासायनिक नाम क्या है और इसका आविष्कार कौन किया था? तो डायनामाइट का रासायनिक क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। और आविष्कार कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीव विज्ञान से। इसमें दिया पहला क्वेश्चन, ओंकोलॉजी किससे संबंधित है? तो ओंकोलॉजी आपका कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। कोशिका केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शिल्डन तथा स्वान ने किया था। किसके? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। वर्धानता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में अनुवांशिक बीमारी नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो जितने हैं ये सभी क्या है? तो सभी क्या है? अनुवांशिक है। नेक्स्ट आपका दिया है ऑक्सीजन पादप हार्मोन के खोजकर्ता कौन है? तो कौन है इसके? डार्विन एवं वेंट किसके ऑक्सीजन पादप हार्मोन के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट दिया है जबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन एवं तथा फास्फिन में पादप हार्मोन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ये आपका जेबरेलिन है, साइटोकाइनिन भी है, एथिलीन भी है, लेकिन फास्फिन आपका पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान, दर्द एवं स्पर्श के संवेदना से संबंधित है? तो थैलमस जो है आपका मस्तिष्क का भाग है जो तापमान, दर्द, स्पर्श तथा संवेदना से संबंधित है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय गति, श्वसन आदि को नियंत्रित करता है? तो कौन है? तो मेंडुला ओब्लंगटा। मानव शरीर की कौन सी भाग स्रावी, बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों की भांति कार्य करता है? तो अग्नाशय करता है। मानव शरीर में वैसोप्रेसियन हार्मोन का कार्य क्या है? तो शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने का। किसका? तो वैसोप्रेसिन। ये याद रखिएगा, वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो शरीर के जल को संतुलन को नियंत्रण करता है। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? नियासिन तो किसका नाम है? तो विटामिन B3 का। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग आपका विटामिन B3 के वजह से होता है, कमी से। नेक्स्ट है एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया आपका B9 से होता है। B9 से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक एसिड। नेक्स्ट दिया है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन D को। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया आपका
प्लेग प्लेग कुष्ठ कुष्ठ रेबीज तथा हार्पिस में जीवाणु जनित रोग हैं। तो कौन है जीवाणु? तो प्लेग है, कुष्ठ, रेबीज एवं हार्पिस क्या है? विषाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट दिया आपका कृषि से संबंधित है और ये लास्ट आपका है टॉपिक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट दिया भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में किया गया था। कब? 1960 में किया गया था। गेहूं सरसों किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? गेहूं और सरसों जो है आपके समांतर फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ढैंचा, सनई, ग्वार और बोड़ा जिसको बोलते हैं लोबिया में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो बोड़ा में, किसमें? बोड़ा में आपका सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। जया, पद्दा तथा कृष्णा किसकी किस्म है? तो ये तीनों आपके धान की किस्म है। किसकी? तो धान की किस्म है। एक पूछता है पूसा सुगंधा किसकी किस्म है? ये भी आपका धान से ही संबंधित है, धान का किस्म है। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, कौन करता है? तो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल आपका जैव उर्वरक का कार्य करता है। ओराइजा सतीवा किस वैज्ञानिक नाम है? किसका? तो धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सतीवा। नेक्स्ट है गन्ना, अरहर, सूरजमुखी तथा चना में न्यूनतम जलदक्ष फसल कौन सा है? तो ये आपका गन्ना हो जाएगा, जलदक्ष फसल आपका गन्ना है। आलू का लेट ब्लाइट, गेहूं का लूज स्मट, अरहर का कोल्ट रोग किस तथा मूंगफली का टीका रोग में कवक जनित रोग है? तो ये सभी आलू के लेट ब्लाइंड ये सब रोग के नाम है। इस जितने सब हैं ये रोग के नाम है, वो सभी किससे संबंधित है? तो कवक जनित रोग हैं ये सभी। लास्ट क्वेश्चन और सबसे अंतिम है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने ध्येय दृष्टि जितनी कोचिंग संस्थाएं हैं उन सभी का मैं आर का टेस्ट सीरीज अपने चैनल पे करवाऊंगा। अभी तक मैंने 5 टेस्ट सीरीज करवा दिया हूं, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपका, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।